जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में बात होगी उपचुनाव की तारीख के बदलने से पड़ने वाले फर्क की। बात होगी उपचुनाव से पहले चल रहे पोस्टर वॉर में कांग्रेस की एंट्री की। साथ ही बात अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद की और आखिर में बात कानपुर एकता हत्याकांड की। तो चलिए शो शुरू करते हैं। पहली खबर उपचुनाव से जुड़ी है, जहां यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। वैसे तो ये चुनाव 403 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 9 सीटों पर है, लेकिन इस उपचुनाव को 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इस छोटे चुनाव में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां मुख्य पार्टियां बीजेपी और सपा ने अपने दिग्गज नेताओं को प्रभारी बनाया है। अपने अपने जिम्मे की सीट पर जीत हासिल करने के लिए नेता खूब पसीना बहा रहे हैं। भाजपा और सपा ने इन सीटों पर अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार की कमान सौंपी है, जिससे ये चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 13 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन अब उपचुनाव के लिए आयोग ने 20 नवंबर की दिन तय किया है। 20 नवंबर की तारीख तय की है। बताया जा रहा है कि फेस्टिवल सीजन को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। त्योहारों की वजह से अब पंजाब, केरल और यूपी उपचुनाव की तारीख बदल गई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हार को टालने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कार्तिक पूर्णिमा स्नान का हवाला देते हुए तारीख बदलने की मांग की थी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि चुनाव के लिए बड़ा 7 दिनों का समय क्या किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचा सकता है और किन सीटों पर इसका असर देखने को मिलेगा। देखा जाए तो यूपी उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने 5 ओबीसी, 2 ब्राह्मण और एक दलित और ठाकुर प्रत्याशी उतारे हैं। 2 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। वहीं सपा ने 4 मुस्लिम, 3 ओबीसी और 2 दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया है। और वहीं बसपा की बात की जाए तो 3 ओबीसी, वैश्य, मुस्लिम और ब्राह्मण के 2 कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि 1 ठाकुर को उतारा है। ऐसे में क्या उपचुनाव की तारीख बदलने के पीछे कोई रणनीति है? क्या तारीख में बदलाव से वोटिंग पर असर पड़ेगा? ऐसे ही कई सवाल राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं, जिनका जवाब रिजल्ट के दिन पता चल जाएगा, जो 23 नवंबर को आना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात यूपी में चल रहे पोस्टर वॉर की। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे के नारे की काट में यूपी में लगातार नए नए नारे दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ये नारा दोहराया है। तो वही समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता द्वारा अलग अलग पोस्टर जारी किए गए हैं। अब पोस्टर वॉर में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो नए पोस्टर लगाए गए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक वाजपेयी ने एक पोस्टर लगवाया है, जिसमें लिखा है, पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत, गंगा जमुना तहजीब को ना ही बटने देंगे, ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ पोस्टर कांग्रेस नेता अजित कुमार मौर्य की तरफ से भी लगाया गया है, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव के फोटो के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सिंबल लगाया गया है। इस सिंबल के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तस्वीर पर एक दूसरे का हाथ पकड़े लगाई गई है। पोस्टर में लिखा गया है, ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा, एक होंगे तो 400 रुपए में मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चल रहे उपचुनाव के बीच ये नारे बेहद अहम हो जाते हैं। एक तरफ जहां सीएम योगी अपने नारे से अपने लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने नारे से अपने लोगों को जोड़ने का काम करती दिखाई दे रही है। अब इन नारों के बीच इंडिया गठबंधन भी कूद पड़ा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने भी समाजवादी पार्टी दफ्तर से लेकर अलग अलग जगह पर पोस्टर लगाए हैं, जिनकी हमने बात की है। ऐसे में पोस्टर का असर क्या होता है, ये देखना बाकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां माफिया कहे जाने वाले अतीक अहमद को दुनिया से गए 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन उससे और उसके करीबियों से जुड़ी खबरें आए दिन सामने आ ही जाती है। जहां अब एक खबर अतीक के बेटे से जुड़ी सामने आई है, जहां बिल्डर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में
माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद को जिला अदालत से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश सेशन जज संतोष राय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद दिया। आपको बता दें कि उमर इस समय उत्तर प्रदेश के लखनऊ जेल में बंद है। इस मामले में उमर ने खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रयागराज के मोहम्मद मुस्लिम नाम के बिल्डर ने उमर अहमद पर खुलदाबाद थाने में रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बिल्डर ने 2021-22 में उसे चकिया तिराहे से असद कालिया, नुसरत अली अहमद, उमर के गनर, एहतेशाम करीम आदि ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और माफिया के ऑफिस ले गया। इस दौरान बिल्डर से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई। साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया। इसके अलावा बिल्डर से देव घांच वाली जमीन उमर अली के नाम करने की धमकी दी गई। बेल्ट से उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। इस मामले में असद कालिया और नुसरत 2 लोग जमानत पर है। अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि आरोपी उमर के 2 आपराधिक रिकॉर्ड है, उसके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई है। इससे पहले प्रयागराज जिला अदालत ने उमर और अली के साथ 2 अन्य आरोपियों पर रंगदारी मांगने और फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में आरोप तय किए थे। 31 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान दोनों भाई ऑनलाइन जुड़े और पेश हुए। दोनों ने दलील दी कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाकर केस दायर किया गया है। उन्होंने कहा था कि सही जांच सामने आने के बाद सच्चाई सभी को सामने आ जाएगी। वहीं कोर्ट ने सभी आरोपियों को आरोप पढ़कर सुनाए और अगली सुनवाई में गवाहों की पेशी का आदेश दिया। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में भी पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों बेटों और बहनोई के साथ ही दर्जन भर करीबियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आखिरी खबर कानपुर के एकता हत्याकांड से जुड़ी है, जहां मामले से प्रशासन एक तरफ लगातार पल्ला झाड़ता दिखाई दे रहा है। महिला का शव डीएम कंपाउंड में मिलने के बाद भी जिलाधिकारी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सबूतों के बावजूद जिलाधिकारी द्वारा कहा गया है कि आरोपी विमल सोनी का डीएम कैंपस से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अब ऐसी खबर सामने आई है जिससे प्रशासन के दावों पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। बीते बुधवार को दोपहर मीडिया जब घटनास्थल पर पहुंची तो डीएम आवास परिसर में मुख्य गेट के पास एक बाइक दिखाई दी। बाइक के दोनों पहिए में हवा नहीं थी, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि लंबे समय से ये बाइक वहीं पर खड़ी है। जब इस बाइक के नंबर से उसके मालिक का पता लगाया गया तो पता चला कि ये बाइक विमल सोनी की है। ऐसे में सवाल उठता है कि जहां सिर्फ अधिकारी और स्टाफ की गाड़ी जा सकती है या फिर उसकी जिसकी जान पहचान हो, तो आरोपी विमल सोनी की बाइक 4 महीने से अंदर खड़ी रही। अब ऐसे में सवाल है कि जून के बाद से ही पुलिस आरोपी विमल सोनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में उसकी बाइक डीएम परिसर में ही खड़ी थी और पुलिस को इसकी जानकारी कैसे नहीं हुई। एकता हत्याकांड का मामला सामने आए कई दिन बीत चुके हैं। लगातार इस घटना के सबूत डीएम कैंपस से जुड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि पुलिस ने अब तक डीएम आवास के किसी स्टाफ से कोई पूछताछ क्यों नहीं की और ना ही वहां के सीसीटीवी फुटेज मांगे। मौके पर यह भी देखा गया कि डीएम परिसर के गेट पर 2 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी खराब थे और फिलहाल डीएम आवास के सीसीटीवी चेक नहीं किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि कुछ महीने पहले विमल की बाइक खराब हो गई थी, जिसके बाद उसने अपनी बाइक को वहीं छोड़ दिया और गाड़ी से चलने लगा। ये बाइक केस की प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए इसे परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये बात सही है तो भी बाइक को ठीक क्यों नहीं कराया गया और वहीं क्यों छोड़ दिया गया? पुलिस ने इतना जल्दी कैसे मान लिया कि उसे बाइक का इस्तेमाल क्राइम में नहीं हुआ और परिवार वालों को सौंपने की बात कैसे कह दी? चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।